नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोव्स पर। आज हम लोग जनवरी मंथ के पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं और बैंकिंग अवेयरनेस जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं इस 2023 के जनवरी मंथ में उनको हम लोग कवर करते हैं पार्ट 2 में। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं दीपक इंदौरा 021, इसके साथ में ही दीपक इंदौरा ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आप लोग मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। लेक्चर का नोटिफिकेशन और पीडीएफ जो है आपको अवेलेबल हो जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल सॉल्यूशन फॉर एक्सपोर्टर्स, यानी कि जितने भी निर्यातक हैं उनके लिए अपने पहले तरीके का एक डिजिटल समाधान जो है वो किसके द्वारा खोजा गया है। तो बेसिकली ये जो आप लोग एक वर्ड देख रहे हैं समाधान, इसका नाम यही है कि समाधान वर्ड है। समाधान जो वर्ड है यही इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। तो एग्जैक्ट में आप लोग जो वर्ड देख रहे हैं सॉल्यूशन, यहां पर आप लोग समाधान इसको कर लीजिए, क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। तो एक्सपोर्टर्स के लिए, निर्यातकों के लिए पहले तरीका का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो आईसीआईसी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो समाधान को लॉन्च किया गया है ताकि एक ही मंच पर, जैसे हम लोग कहते हैं सिंगल विंडो एक्ट, ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग एक ही वेबसाइट पर, पोर्टल पर देखेंगे तो इसमें जितने भी वैल्यू एडिटेड सर्विसेज हैं इसके साथ में ही बैंकिंग सर्विसेज को एक ही प्लेटफॉर्म पर यहां पर लॉन्च किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? टू इनिशिएटिव एम्स टू इंप्रूव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ एक्सपोर्टर्स बाय रिड्यूसिंग द करंट टाइम कंज्यूमिंग मैनुअल प्रोसेस। क्योंकि आप लोग को पता है कि मैनुअल प्रोसेस होने में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए उसको ऑनलाइन करते हुए टाइम जो है उसको रिड्यूस करने के लिए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है ताकि एक ही जगह पूरा काम जो है वो हो सके। समाधान जो है द सेट ऑफ सॉल्यूशन डिजिटाइज एवरी स्टेप ऑफ द, और आप लोग को पता है कि मैनुअल प्रोसेस में काफी समय भी लगता है, इसलिए उसी टाइम को बचाने के लिए ये पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया है। तो समाधान क्या है? बेसिकली एक पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसमें प्रोसेस को डिजिटलाइज किया गया है और इसमें कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो इंक्लूड है। जैसे हम लोग बात करें, सबसे पहले मार्केट रिसर्च, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग, फॉरेन एक्सचेंज, सर्विस एंड अवेलिंग एक्सपोर्ट इनिशिएटिव इंसेंटिव्स, तो ये जो है वो तमाम चीजें इसके अंदर वैल्यू ऐड की गई हैं। इसके अतिरिक्त समाधान का पैकेज व्यापार एपीआई, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो है, एपीआई एंड इंस्टेंट डिसबर्समेंट ऑफ एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट, जिसको हम लोग कहते हैं इंस्टा ईपीसी। तो निर्यात पैकिंग क्रेडिट के तत्काल वितरण सहित उद्योग में पहली बार जो है पहली सुविधाएं प्रदान करना है। वित्त वर्ष 2021 से वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत का कुल जो एक्सपोर्ट है वो 36% से बढ़कर 670 यूएस डॉलर बिलियन जो है उससे भी अधिक हो गया था। 2030 तक ये अनुमान है कि 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने का इसका अनुमान है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च आई टर्म प्राइम इंश्योरेंस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस कंपनी के द्वारा आई टर्म प्राइम इंश्योरेंस प्लान जो है इसको लॉन्च किया गया है टू मीट द नीड्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंडिविजुअल्स विथ ए स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन फर्स्ट ईयर प्रीमियम। तो अब इसमें आई टर्म प्राइम इंश्योरेंस जो प्लान है ये किस बीमा कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है? वैसे तो प्लान तो काफी अच्छा है, लेकिन ये जो प्लान है रिसेंटली एगन लाइफ इंश्योरेंस जो है इनके द्वारा शुरू किया गया है। तो एगॉन लाइफ इंश्योरेंस ने पहले साल के प्रीमियम पर 10% की विशेष छूट के साथ स्वनियोजित व्यक्तियों को जरूरतों को पूरा करने के लिए आई टर्म प्राइम इंश्योरेंस प्लान जो है उसको लॉन्च किया गया है। देखिए बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जिनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, मतलब खुद का बिजनेस मान लीजिए या कोई भी उनके लिए एम्प्लॉयमेंट मान लीजिए, उसको शुरू करने के लिए ये एक इनिशिएटिव जो है वो एगॉन की तरफ से लिया गया है। आई टर्म प्लान ग्राहक की आवश्यकता पर कोई ऊपरी सीमा के बिना 25 लाख की न्यूनतम बीमा राशि जो है वो प्रदान करता है, मतलब 25 लाख की एक पूरा का पूरा इंश्योर्ड जो है वो उसको मिलता है। यह उत्पाद एक स्पेशल एग्जिट वैल्यू विकल्प भी देता है। मतलब एग्जिट वैल्यू मतलब जब आप चाहें तो उस लाइफ जो इंश्योरेंस किया गया है, लाइफ इंश्योरेंस मतलब उसका जो इंश्योरेंस किया गया है एज अकॉर्डिंग टू लाइफ इंश्योरेंस, उससे आप कभी भी एग्जिट भी हो सकते हैं, जो पॉलिसी धारक को 55 वर्ष की आयु होने पर सभी प्रीमियम वापस पाने की अनुमति देता है। यह उभरते हुए भारत को जीवन बीमा तक यानी कि लाइफ इंश्योरेंस तक पहुंच प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए एक चीज आप लोग याद रखिए, इकोनॉमिक कंडीशंस जब बेहतर होती हैं तभी इंसान जो है वो लाइफ इंश्योरेंस वगैरह इंश्योरेंस के बारे में सोचता है। नहीं तो अगर उसकी लाइफ सिक्योर नहीं है तो वो इंश्योरेंस वगैरह के बारे में सोचेगा नहीं।
तो अगर उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर कहीं भी इंप्रूवमेंट होता है तो फिर वो इंश्योरेंस की तरफ बढ़ता है। नेक्स्ट देखिए, इन विच स्मॉल फाइनेंस बैंक एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड acquire 99.99% इक्विटी कैपिटल थ्रू वेरियस स्कीम ऑफ एसबीआई म्यूचुअल फंड्स। तो किस स्मॉल फाइनेंस बैंक में एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड एसबीआई म्यूचुअल फंड की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 9.99 इक्विटी पूंजी जो है वो रिसेंटली प्राप्त जो है वो की गई है। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्विटास एसएफबी। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने एसबीआई म्यूचुअल की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी का 9.99% तक अधिग्रहण करने के लिए एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड को मंजूरी जो है वो रिसेंटली दे दी है। ठीक है, चलिए, आरबीआई के द्वारा यह अनुमोदन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, तो बेसिकली बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर निर्मित किया गया था। यही इसके थ्रू ही जो है वो तमाम बैंक रेगुलेट होते हैं। जबकि आप लोग देखते हैं कि यंग हिल्टन जो कमीशन था उसकी सिफारिश पर 1935 के अंदर 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो है वो पहले इसके गवर्नर भी बनाए गए थे और बैंकों को रेगुलेट करने के लिए 1949 का एक्ट जो है वो इस पर लागू होता है। तो निजी क्षेत्र के बैंकों में शेयरों के अधिग्रहण या मतदान करने के लिए पूर्व अनुमोदन पर मास्टर निर्देश और आरबीआई के द्वारा जारी निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व पर मास्टर निर्देश प्रावधान, सीबी के द्वारा नियमों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम ये 1999 के अंदर बनाया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कम से कम आप लोग ईयर जरूर याद रखिएगा, और ये जो है तमाम प्रावधान इसके ऊपर लागू होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली लिफ्टेड द बैन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एनबीएफसीज फ्रॉम कलेक्टिंग लोन्स थ्रू थर्ड पार्टी सर्विसेज। अब यहां पर रिजर्व बैंक ने रिसेंटली जो है कुछ बैंस को लिफ्ट किया है, हटाया है, जो कि एनबीएफसीज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है इनको लोन कलेक्ट करने के लिए थर्ड पार्टी से कनेक्ट करता है। तो कुछ प्रतिबंध जो है वो आरबीआई के द्वारा हटाए गए हैं। और ये प्रतिबंध किसके ऊपर से हटाए गए हैं? तो वैसे तो आप लोग जानते हैं कि जितने भी एनपीएस वगैरह धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लोन बैंक प्रोवाइड करते हैं और वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एनपीए के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और आरबीआई ये चाहता है कि कभी भी एनपीए जो है वो 15% से ऊपर ना जाए। अगर वो जाता है तो इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि बैंक जो है उसके ऊपर कुछ चार्जेस जो है वो लगाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो है रिसेंटली यहां से कुछ प्रतिबंध जो है, रेस्ट्रिक्शंस, उनको रिमूव कर लिया गया है, हटा लिया गया है। तो अब हुआ क्या है, इसके अंदर 3 पक्ष हो गए। जैसे एक तो हो गया लोन प्रोवाइडर, एक हो गया लोन गेनर जिसको लेना है, लेकिन एक गारंटर भी होता है। तो 3 पक्ष जो है वो इसके अंदर हो गए हैं। जैसे आप लोग कई बार ऋण जो कोई मान लीजिए लोन ले रहा है, आप उसके गारंटर बनते हैं, तो आप जो है इसमें थर्ड पार्टी इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च रिटेल इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग ऐप टू प्रोवाइड सिक्योर बैंकिंग। देखिए क्या होता है कि एक कस्टमर है और एक तरफ बैंक है। तो कस्टमर जब भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है, मान लीजिए यूपीआई के माध्यम से ही कर रहा है या और कोई उसने मीडियम चैनल अपनाया है, तो बैंक और कस्टमर के बीच में एक सिक्योर ट्रांजेक्शन जो है वो होना चाहिए। इसी के लिए कई प्राइवेट कंपनी जो है वो इसके अंदर काम करती है, जैसे मास्टर हो गई, मैस्टर हो गई। तो ये बेसिकली क्या है, जैसे मान लीजिए इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है ताकि एक इंटरनेट बैंकिंग जो है इसको और सुरक्षित बनाया जा सके। तो धनलक्ष्मी बैंक के द्वारा रिसेंटली एक मोबाइल एप्लीकेशन इंटरनेट बैंकिंग को लॉन्च किया गया है। तो धनलक्ष्मी बैंक ने अपना खुद का नया रिटेल इंटरनेट बैंकिंग धन डिलाइट जो है इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। और जितने भी रिटेल मोबाइल बैंकिंग ऐप है, धन स्मार्ट इसको इस नाम से लॉन्च किया गया था। 2 ऐप हम लोग देख सकते हैं, धन डिलाइट और धन स्मार्ट के नाम से। ठीक है, जिसमें जो बैंकिंग फैसिलिटीज हैं उनको आप सिक्योर तरीके से यूज कर सकते हैं। और अब इसमें होगा क्या कि नई सेवाओं को ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जिसमें विभिन्न बैंकिंग आवश्यकताओं को कवर करने वाली कई विशेषताएं हैं। मतलब एक कॉमन प्लेटफॉर्म है ओमनी, उसके ऊपर ये फीचर जो है वो प्रोवाइड करवाए गए हैं ताकि बैंकिंग से रिलेटेड जो भी रिटेल आप लोग ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें मदद मिल सके। धन डिलाइट में नवीनतम यूआई यानी कि यूजर इंटरफेस और यूएक्स यूजर एक्सपीरियंस ग्राहकों को वित्तीय लेन देन की अधिक सुरक्षित तरीके से करने में सक्षम बनाता है। तो मोबाइल ऐप धन स्मार्ट विजुअल
एर्गोनॉमिक्स को बेहतर बनाने, आंखों के तनाव को कम करने और बैटरी पावर को बचाने में मदद करने के लिए डार्क थीम जो है उसको भी प्रदान करता है। एप्लीकेशन मूल्यवर्धित सुविधाओं जैसे मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, जिसको हम लोग कहते हैं कि बायोमेट्रिक जो है पूरा का पूरा इसमें सर्टिफाई होता है, ऑथेंटिकेशन होता है। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए डैशबोर्ड एक पूरा का पूरा होगा, मतलब इंटरफेस होगा जहाँ पे वो इजीली यूज कर पाएंगे। जितने भी यूजर्स हैं उनको एक इजी थीम जो है वो मिल पाएगी। लेन-देन के जितने भी कहते हैं कि हम लोग प्रूफ्स होते हैं या ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो आपको मिलेगा। तो जितनी भी बैंकिंग फैसिलिटीज हैं, चाहे उसमें आप बैंक के स्टेटमेंट की बात करें, अदर फैसिलिटीज की बात करें, वो क्या है ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेम द बैंक विच हैज रिसेंटली पार्टनर विथ ब्रिटिश एयरवेज एग्जीक्यूटिव क्लब एंड कतर एयरवेज प्रिविलेजेस क्लब टू इंट्रोड्यूस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है वो रिसेंटली, और ये इस तरीके का पहला क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया गया है। तो इंडसइंड बैंक जो है इसके द्वारा एक कोलैबोरेट करते हुए क्रेडिट कार्ड इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो मल्टी ब्रांडेड है, मतलब इसके अंदर कई कंपनियों का एक कोलैबोरेशन जो है वो इसके अंदर क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो 5 जनवरी 2023 को इंडसइंड बैंक ने वीजा द्वारा संचालित अपनी तरह का पहला अनूठा जो है मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है उसको पेश करने के लिए ब्रिटिश एयरवेज के कार्यकारी क्लब और कतर एयरवेज के प्रिविलेजेस क्लब के साथ में जो है वो इन्होंने कोलैबोरेट किया है। यह मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जाएगा और जो फाइनेंशियल ईयर है 2023-24 की पहली तिमाही में उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। क्रेडिट कार्ड वीजा के अनंत संस्करण में उपलब्ध होगा और ग्राहकों के अंतर्राष्ट्रीय यात्रा अनुभव को बढ़ाने वाले कई लाभों के साथ सर्वश्रेष्ठ इन क्लास पुरस्कार जो है वो भी प्रदान करेगा। ठीक है, तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार दो बैंक्स जो हैं वो मिलकर एक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करते हैं। कई बार कुछ कोई कंपनीज होती हैं वो भी जो है इसमें सहयोग करती हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि बेसिकली कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड या फिर हम लोग कहें कि मनी सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए ही तमाम जो है ये कार्य किए जाते हैं। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, विच फाइनेंस कंपनी हैज रिसेंटली अप्लाइड फॉर यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किस वित्त कंपनी ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक को यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस जो है वो प्रदान कर दिया है। और ये यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस होता क्या है कि आपको जो है अलग से कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग केवल एक ही लाइसेंस के थ्रू, जैसे हम लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल हमारे पास में लाइसेंस है, तो आप ड्राइविंग अगर लाइसेंस है तो आप कहीं पर भी जो है किसी भी देश में गाड़ी चला सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही एक यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस जो है वो भी इसके अंदर प्रोवाइड करवाया गया है। किसको? अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी, इसके अंदर अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक को 1 अगस्त 2016 को जारी निजी क्षेत्र में यूनिवर्सल बैंकों के ऑन टैप लाइसेंसिंग के दिशा निर्देश के तहत भुवनेश्वर उड़ीसा स्थित अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, इससे पहले अन्नपूर्णा माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता था। ठीक है, 2 जगह इसकी ब्रांचेज हैं, भुवनेश्वर के अंदर है, उड़ीसा के अंदर है। वहां से एक आवेदन प्राप्त हुआ और आरबीआई के द्वारा इनको एक यूनिवर्सल लाइसेंस जो है वो प्रदान कर दिया गया। और ऐसा ये प्राप्त करने वाली पहली एक कौन सी है कंपनी है जिसको ये प्रोवाइड करवाया गया है। ठीक है, तो पूरे जितने भी डायरेक्शंस हैं इनके तहत औद्योगिक घराने बैंक परमिट के लिए आवेदन नहीं कर सकते। साथ ही योग्य प्रमोटर को, यानी कि लार्ज इंडस्ट्रियल जो हाउसेज हैं, कैन नॉट अप्लाई फॉर बैंकिंग परमिट्स, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं इन गाइडलाइंस के तहत। आल्सो एलिजिबल प्रमोट्स शुड हैव एटलीस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस इन द फाइनेंस सेक्टर। 10 साल का जो है वो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस सेक्टर के अंदर, तब आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सल लाइसेंस के लिए। इन मई 2022 द आरबीआई रिजेक्टेड द एप्लीकेशन ऑफ यूएई एक्सचेंज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो इससे पहले आरबीआई ने यूएई एक्सचेंज एंड फाइनेंस जो लिमिटेड है इसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था और अब जाके अन्नपूर्णा जो है, अन्नपूर्णा फाइनेंस लिमिटेड, इसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली चेतन ने इंडिया फिन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड और पंकज वैश्य और अन्य यूनिवर्सल बैंक स्थापित के आवेदन जो है वो खारिज कर दिए गए हैं। तो पहली बार जो है इनके आवेदन को, एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया गया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल इशू सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड ऑफ हाउ मच रुपीज इन 2 ट्रेंचेस ऑन जनवरी 25 एंड फरवरी 9। तो रिसेंटली जो है वो ग्रीन बॉन्ड जो है वो जारी किए गए हैं। जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक वैसे ही 8000 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड जो है वो जारी किए जाएंगे आरबीआई के द्वारा। एक जारी हो चुका है, अब नेक्स्ट जो है वो जारी होगा। तो आरबीआई विल इशू सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड वर्थ 8000 करोड़ इन 2
ट्रेंचेस, यानी कि 2 भाग में डिवाइड, 25 जनवरी को और 9 फरवरी को ये जो है रिलीज करेंगे। द प्रोसीड्स विल बी प्लॉड इनटू पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में इनको लगाया जाएगा। दैट हेल्प रिड्यूस टू कार्बन इंटेंसिटी, क्योंकि ग्रीन बॉन्ड है तो पर्यावरण क्षेत्र में कैसे भी इसको इंप्रूव करने के लिए लगाया जाएगा। आरबीआई विल सेल 2 बॉन्ड्स मैच्योरिंग इन 5 ईयर और 10 ईयर, दो जो है इनकी मैच्योरिटी टाइम पीरियड रखा गया है, 5 साल और 10 साल, ठीक है। और 4000 जो है ऑक्शन इनका रखा गया था। तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड विल बी इशू थ्रू ए फ्लैट प्राइस ऑक्शन, तो एक बिल्कुल एक समान मूल्य के अंदर जो है इनको रिलीज किया गया है, ठीक है। 5% ऑफ द नोटिफाइड अमाउंट द सेल विल बी रिजर्व फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स एंड विल बी एलिजिबल फॉर रीपर्चेज ट्रांजेक्शंस, ठीक है। तो बिक्री की अधिसूचित राशि का 5% खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित होगा और यह पुनर्खरीद लेन देन रेपो के लिए जो है वो पात्र होगा। इन बॉन्डों, इन जितने भी बॉन्ड्स हैं, ग्रीन बॉन्ड इनको हम लोग कह रहे हैं, इनसे जो भी पैसा आता है वो बेसिकली एनवायरमेंट के इंप्रूव के लिए खर्च किया जाएगा, क्योंकि 2030 तक हम लोग को जो हमारे लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, एसडीजी है, उनको अचीव करना है और इनमें से एनवायरमेंट भी जो है वो एक हमारे पास टारगेट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडियाज इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय व्हाट परसेंटेज इन फिजिकल ईयर 2023? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एज पर द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ इन जनवरी 2022। तो एक एस्टिमेट जो है वो रिलीज किया गया है जीडीपी को लेकर, और इसका हमारे पास में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा 7%, फ्लैट, यानी कि 7%। ये जो है वो रिसेंटली रिलीज किया गया है, ठीक है। चलिए ओके, थोड़ा सा आप इसको हिंदी में एक बार मत देखिएगा क्योंकि इसका इंग्लिश जो है वो करेक्ट है। तो जनवरी 2023 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था 7% बढ़ने का अनुमान है। इसने वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की वृद्धि को 7% जो है वो अनुमान लगाया है। अर्थव्यवस्था 9.7% फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर बढ़ी है, पहली छमाही के अंदर, ठीक है, इतना प्रतिशत जो है वो बढ़ी है। इसके लिए डेटा जो है 30 नवंबर को जारी भी किया गया था। तो 7% जो है वो जीडीपी इंक्रीमेंट की बात की गई है। आरबीआई और विश्व बैंक के बारे में देखें तो आरबीआई 6.8% के लिए कयास लगा रही है कि इतना परसेंट होगा जीडीपी भारत का, और वर्ल्ड बैंक जो है वो 6.9 के लिए कह रहा है। तो लगभग इक्वली है, कोई ज्यादा अंतर इसमें देखा नहीं गया है। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो इकोनॉमी है वो 8.7% जो है वो बढ़ी थी। फाइनेंशियल ईयर 2023 में बुनियादी कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित यानी कि जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, 6.7% बढ़ने का जो है उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following bank has partnered with digital banking fintech company open to launch digital current account for its customers? तो डिजिटल जो है अकाउंट, डिजिटल करंट अकाउंट जो है इसको ओपन करने के लिए किसके साथ में साझेदारी की गई है, ठीक है। तो डिजिटल बैंकिंग फिनटेक कंपनी ओपन के साथ जो है वो, यानी कि किस बैंक में साझेदारी की है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर का बैंक है एक्सिस बैंक, जो कि सबसे बड़ा बैंक है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। वो क्या करेगा? बेसिकली प्राइवेट लेंडर एक्सिस बैंक हैज पार्टनर विद डिजिटल बैंकिंग फिनटेक कंपनी ओपन टू लॉन्च ए डिजिटल करंट अकाउंट फॉर इट्स कस्टमर इंक्लूडिंग एसएमएस, फ्रीलांसर्स, होम जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए, इसके साथ में इन्फ्लुएंसर्स और अदर्स के लिए जो है वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करंट अकाउंट ओपन करने की यहाँ पे सुविधा दी गई है। करंट अकाउंट होल्डर्स विल गेट एक्सेस टू ओवर 250 बैंक सर्विसेज ऑफ एक्सिस बैंक। ये जो भी अकाउंट ओपन करेंगे उनको ये फैसिलिटी दी जाएगी कि 250 जो सर्विसेज है आप उनको उनका लाभ ले सकते हैं। एज वेल ओपन फाइनेंस ऑटोमेशन टूल फॉर बिजनेस मैनेजमेंट इंक्लूडिंग पेमेंट्स, अकॉर्डिंग पेरोल, कंप्लाइंस, एक्सपेंस मैनेजमेंट एंड अदर सच सर्विसेज। तो बहुत सारी सर्विसेज जो है उसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, इसके अंदर पेन जो है इसकी जरूरत पड़ेगी, केवाईसी जो है वो आपको करवाना पड़ेगा, उसके बाद में आपकी ऑनलाइन फैसिलिटी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। एक्सिस बैंक पूरे भारत के अंदर लगभग 4770 डोमेस्टिक ब्रांचेस जो है अक्रॉस इंडिया उसको ऑपरेट करता है, जो कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर, रिटेल, बहुत सारी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी एंटिटीज वर रिसेंटली सिलेक्टेड फॉर द 4th ग्रुप ऑफ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स आरएस टू टेस्ट एंटी फ्रॉड सॉल्यूशन। तो फ्रॉड जो है वो ज्यादा होते हैं लेकिन इसका सॉल्यूशन भी होना जरूरी है। तो रिसेंटली 4 संस्थाओं का जो है वो इसके अंदर चयन किया गया है। देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और शमन विषय पर विनियामक सैंडबॉक्स, जिसको हम लोग कहते हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स,
के चौथे समूह के तहत परीक्षण चरण के लिए 9 आवेदकों में से 6 संस्थाओं का चयन किया है। अच्छा, यहाँ पे 6 जो है वो आंसर आप लोग एक बार करेक्ट कर लेना। 6 संस्थाएं जो हैं इनका क्या किया गया है, चयन यहाँ पर किया गया है। 9 में से 6 का जो है वो सेलेक्ट इनको कर लिया गया है। जितनी भी चयनित संस्थाएं हैं, द सेलेक्टेड एंटिटीज विल commence testing of their products of anti-fraud solution from February 2022 2023 से जो है इसकी क्या की जाएगी, जांच की जाएगी। Which company has recently received a loan broker license from the Securities and Exchange Board of India SEBI। तो SEBI 1992 जब से इसने काम करना शुरू किया, तो किस कंपनी को हाल ही में SEBI से ऋण ब्रोकर लाइसेंस जो है वो प्राप्त हुआ है। और बेसिकली SEBI के द्वारा अभी अडानी ग्रुप जो है इसके बारे में भी कई सारे जितने भी कह सकते हैं कि शेयर मार्केट के अंदर जो शेयर्स थे जो कि ओवर वैल्यूड थे उनके बारे में बताया गया था। तो रिसेंटली यहां पर हमारे पास में जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्डन पाई टेक्नोलॉजीज, डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो सेबी ने जो भारतीय वित्तीय सेवा प्रदाता है जीरोधा, ठीक है, जीरोधा काफी यूज होता है, उसके द्वारा समर्थित बेंगलोर कर्नाटक स्थित फिनटेक कंपनी है गोल्डन पी टेक्नोलॉजीज को एक ऋण जो है वो लाइसेंस प्रदान किया है। इसके साथ ही गोल्डन पी टेक्नोलॉजीज सेबी के ऋण ब्रोकरेज लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म जो है वो कंपनी बन चुकी है। ठीक है, तो गोल्डन पाई टेक्नोलॉजीज 2017 में स्थापित हुई थी। बॉन्ड और डिबेंचर में निवेश करने के लिए जीरोधा समर्थित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो जीरोधा जैसे आप लोग कभी शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो जीरोधा जो है प्रोवाइड करवाता है। तो जीरोधा ने बेसिकली ये पूरा का पूरा इनके साथ में क्या कर रखा है, टाइप कर रखा है। तो गोल्डन पाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो ऑब्जेक्टिव है, जो इनका एम है, टू मेक बॉन्ड अवेलेबल टू ऑल रिटेल इन्वेस्टर्स, जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बॉन्ड अवेलेबल करवाने का ये काम करेगा। नेक्स्ट देखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड हैज रिसेंटली रेज्ड अबाउट 5,000 करोड़ थ्रू बॉन्ड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। 5,000 रुपीज जो है वो नाबार्ड के द्वारा कितने साल तक के लिए प्रोवाइड करवाए जाएंगे? तो 3 साल तक के लिए जो है ये प्रोवाइड करवाए जाएंगे। So NABARD has raised around 5,000 crore through 3-year bond under its first tranche of fund rising through bond in 2023. The coupon of 3-year bond was 63%. तो 3 साल के बॉन्ड के लिए कूपन जो है वो 63% होगा, 63% होगा। 3 साल के सरकारी बॉन्ड पर जो यील्ड है वो 7.16% जो है वो ऊपर था। ठीक है, तो नाबार्ड जो है वो एग्रीकल्चर लोन्स को प्रोवाइड करने के लिए काम करती है। तो नाबार्ड की तरह ही आरईसी लिमिटेड जो है, आरईसी लिमिटेड पूर्व में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड भी 10 साल के पेपर यानी कि जनवरी 2023 में, यानी कि 1 साल का इसमें समय होगा मैच्योरिटी के लिए, और बॉन्ड जो है वो मैच्योर होने के बाद फिर इसमें आप जो है उसका लाभ उठा सकते हैं। तो इट्स आल्सो प्लानिंग टू इशू मीडियम टर्म पेपर अराउंड 41-42 मंथ्स टू रेज अप 3,000 करोड़ फ्रॉम द मार्केट। तो बेसिकली मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है उस पर कंट्रोल करने के लिए बॉन्ड जो है रिलीज करते हैं आरबीआई, जो कि कभी भी गवर्नमेंट के कहने पर रिलीज किए जाते हैं। तो मार्केट के अंदर जितने भी लोग हैं वो इनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो मार्केट का पैसा जो है वो बैंक्स के पास में पहुंचने लगता है। अब देखिए कूपन बॉन्ड क्या है ये भी हमको जानना जरूरी है। तो अ कूपन बॉन्ड इज ए बॉन्ड विथ कूपन दैट मेक पीरियडिक इंटरेस्ट पेमेंट ओवर इट्स लाइफ टाइम एंड पर वैल्यू एट मैच्योरिटी। तो बेसिकली जीवन काल में आवधिक यानी कि जो पीरियडिक इंटरेस्ट होता है उसका भुगतान करता है और परिपक्वता पर बराबर मूल्य जो है वो देता है। ए बॉन्ड्स कूपन रेट रेफर्स टू द बॉन्ड्स यील्ड ऑन द डेट ऑफ इशू। बॉन्ड विथ ए हायर कूपन रेट विल प्रोवाइड द इन्वेस्टर विथ ए हायर रिटर्न ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज अप्रूव $780 बिलियन इन फाइनेंसिंग फॉर चेन्नई मेट्रो रेल टू बिल्ड न्यू लाइन्स and improve the network connectivity with bus and feeder services। तो सबसे देखिए मेट्रो सर्विसेज जो है इसे दिल्ली के अंदर पूरी की पूरी लाइफलाइन जो है वो कहलाती है, और रिसेंटली चेन्नई मेट्रो रेल के लिए नई लाइनें बनाने के लिए और अन्य कनेक्टिविटी को और सुधार करने के लिए $780 मिलियन के ऋण को एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसने क्या दिया है, मंजूरी दी है। इसका जो है हेडक्वार्टर वो मनीला के अंदर है, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, वहां पर ये स्थित है। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चेन्नई मेट्रो रेल के लिए 780 जो मिलियन डॉलर है इसके लिए क्या किया है, यहां पर इन्वेस्ट किया है, मतलब इन्होंने जो है ऋण दिया है, ये कह सकते हैं हम लोग। द प्रोजेक्ट विल कंस्ट्रक्ट 10.1 किलोमीटर ऑफ एन एलिवेटेड सेक्शन बिटवीन, एक जो है जगह है शोलिंगलूर से राज्य उद्योग टू स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन
कॉर्पोरेशन इंक्लूडिंग 9 मेट्रो स्टेशन एंड सिस्टम कंपोनेंट्स। तो एडीबी के द्वारा रिसेंटली ये $780 मिलियन का जो है यहां पर लोन प्रोवाइड करवाया गया है। ठीक है, चेन्नई म्युनिसिपल बस सर्विसेज से ऑक्यम थोरपक्यम यानी कि एक जगह का नाम है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन के अंदर इसमें प्रॉब्लम हो तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। तो 9 स्टेशनों सहित लाइट हाउस और मीनाक्षी कॉलेज के बीच अंडरग्राउंड जो है 10 किलोमीटर और जिसमें इलेक्ट्रिक मैकेनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इसमें बिल्डअप किया जाएगा। तो This project will expand Chennai Metro rail system to provide a safe and integrated transport solution essential in improving urban mobility and make the city more livable। तो बहुत सारी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एडीबी जो है उनके साथ में बेसिकली ये फाइनेंस जो है वहां से प्रोवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड ए करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विथ विच मॉनेटरी अथॉरिटी अंडर द सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत किस मौद्रिक प्राधिकरण के साथ एक मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रिसेंटली CSA यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो है वो रिसेंटली मालदीव्स के साथ में यहां पर MOU साइन हुआ है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्क बेसिकली कंट्रीज हैं और सार्क कंट्रीज के अंदर मालदीव जो है वो शामिल होता है। तो मालदीव के साथ में ये MOU साइन हुआ है। इस समझौते ने मालदीव प्राधिकरण को RBI से अधिकतम $200 मिलियन तक कई किस्तों में निकासी करने में जो है वो सक्षम बनाया है। द एग्रीमेंट विल प्रोवाइड स्वैप सपोर्ट एज बैकस्टॉप लाइन ऑफ फंडिंग फॉर शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी रिक्वायर्स। तो समझौता अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं के लिए वित्त पोषण की बैकस्टॉप लाइन के रूप में स्वैप जो है, स्वैपिंग मतलब कोई भी करेंसी है उसको स्वैप करने में ये मदद करेगा। चलिए, जनवरी मंथ के दोनों वीक जो है वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, दोनों पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है दीपक इंदौरा ऑफिशियल, आप लोग मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों के लिए लेक्चर का PDF और नोटिफिकेशन अवेलेबल होता है। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू मस्ट बी सब्सक्राइब स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए ऐसे ही कंटेंट जो है बेहतरीन कंटेंट वो लाता रहेगा। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। चलिए एक बार जो है वो आप लोग सेशन को जरूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।